हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एवरीथिंग फॉर एमबीए। मेरे पास हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं मैट का एग्जाम दे रहा हूं, तैयारी कैसे करूं, कौन से किस तरह के सवाल आते हैं। सर मैं एटमा का एग्जाम दे रहा हूं, प्रिपरेशन कहां से करूं, किस तरह की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स कहां मिलेंगी। मैं सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहा हूं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। और एमएससीटी का भी एग्जाम दे रहा हूं एमबीए के लिए, तो मैं कैसे तैयारी करूं। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैट के लिए अलग तैयारी करने की जरूरत है, एटमा के लिए अलग तैयारी करने की जरूरत है, सीयूटी पीजी और एमएससीटी एमबीए की अलग तैयारी करने की जरूरत है। देखिए, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम में ऑलमोस्ट एक जैसा सिलेबस होता है। अंतर जो होता है वो सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का अंतर होता है। दोनों इन सभी चारों एंट्रेंस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा अलग अलग होता है। अदरवाइज सिलेबस ऑलमोस्ट सबका एक जैसा होता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन कॉमन सिलेबस फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको हर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कॉमन सिलेबस को सही तरह से समझ लेंगे तो आप एक सिलेबस को फॉलो करके भी इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की को अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक कॉमन सिलेबस के बारे में ही समझेंगे, इन चारों एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को स्किप आप बिल्कुल भी मत करें। और अगर वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. सिलेबस की बात करने से पहले एक और कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है, इनफैक्ट ये मिस्टेक रहती है स्टूडेंट्स की, कि देखिए अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, आपको पता है आप बहुत ज्यादा स्टूडियस नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर जो बैकग्राउंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप प्लीज कैट, जैट, स्नैप, आईपैड, आईमैट या सीमैट इन सभी एंट्रेंस एग्जाम के चक्कर में आप मत फंसे। आई वुड से बिकॉज दीज आर वेरी टफेस्ट एग्जाम। अनटिल अनलेस आप एकदम डेडिकेटेड होके इन एग्जाम्स की पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें कोई खास स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम में लाइक अगर आपने कैट में 25 परसेंटाइल कर लिया, आपने 30 परसेंटाइल कर लिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आपका मैच हो पाता है। इससे बेटर रहेगा, यू डोंट हैव टू क्रैक द टफेस्ट एन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम टू गेट इनटू गुड एमबीए कॉलेज। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एक चीज आप क्या कर सकते हैं, इससे बेटर क्या कर सकते हैं, आप मैट दे सकते हैं, एटमा दे सकते हैं, सीयूईटी पीजी दे सकते हैं। इन एंट्रेंस एग्जाम को दे के भी आपको एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, अगर आप एक बढ़िया स्कोर ले आते हैं। एमएससीटी के थ्रू भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और मैट के थ्रू भी आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं अगर आप एक डिसेंट स्कोर ले आते हैं। तो दीज एग्जाम्स आर जनरली इजियर टू मॉडरेट, इजी से मॉडरेट होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं इन डिफिकल्टी, एंड कैन स्टिल हेल्प यू सिक्योर एडमिशन इन मेनी रेपुटेटेड एमबीए कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में आपको ये वाले एंट्रेंस एग्जाम भी आपको एंट्री दिला सकते हैं। तो अगर कैट, जैट देख रहे हैं, स्नैप देख रहे हैं, एनमेट देख रहे हैं, तो अगर बढ़िया तैयारी करी है तभी आप आगे जाएं, अदरवाइज आप उनमें मत जाएं। आप मैट पे फोकस करें, एटमा पे फोकस करें। मैट भी साल में 4 बार होता है, एटमा भी साल में 4 बार होता है। सीयूटी पीजी पे फोकस करें या फिर आप एमएएच पे भी फोकस कर सकते हैं। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को, अगर हम समझने की बात करें, एंट्रेंस एग्जाम्स के सेक्शंस को अगर हम समझें, तो ये 4 एंट्रेंस एग्जाम मैंने लिए हैं। मैट लिया है, एटमा, सीयूटी पीजी और एमएचसीटी। अब इनके अगर हम एग्जाम सेक्शंस को बात करें, तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट सेक्शन, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग का दूसरा सेक्शन, मैथमेटिकल स्किल्स का तीसरा सेक्शन, और डेटा एनालिसिस का चौथा सेक्शन, और इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का 5वां सेक्शन होता है। ये 5 सेक्शन आपको मैट में मिलेंगे। अगर हम एटमा की बात करें, तो यहां पर वर्बल स्किल्स के 2 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव स्किल्स के 2 सेक्शन होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के 2 सेक्शन होते हैं, बट टोटल ओवरऑल 3 सेक्शन होते हैं।
अगर हम बात करें सीयूटी पीजी की, तो लैंग्वेज कंप्रिहेंशन यहां पे भी होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी यहां पे भी होती है, लॉजिकल रीजनिंग यहां पे भी होती है और डेटा इंटरप्रिटेशन यहां पर भी होता है। एमएएचसीईटी में भी आपको यही सब देखने को मिलता है। अब आप ध्यान से, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा है। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन यहां पर भी मिल रहा है आपको, उसके साथ साथ लैंग्वेज कंप्रिहेंशन यहां पर भी मिल रहा है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी यहां पर भी मिल रही है, मैथमेटिकल स्किल्स यहां पर भी मिल रही हैं और क्वांटिटेटिव स्किल्स यहां पर भी मिल रही है। उसके बाद रीजनिंग तो हर जगह आपको मिलती ही मिलती है। तो भैया जब सिलेबस एक जैसा है तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैट के लिए आप अलग तैयारी कर रहे हैं, एटमा के लिए अलग तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबका सिलेबस एक ही जैसा है, बट सेक्शंस अलग होंगे, थोड़े से डिवाइडेड सेक्शंस होते हैं। आपको इसलिए एग्जाम का फॉर्मेट समझने की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ डिफिकल्टी लेवल समझना पड़ेगा कि भैया मैट का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, सीयूटी पीजी का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, एटमा का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अदरवाइज मैट और एटमा का डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत आपको मैथ्स के सवालों में डिफिकल्टी लेवल अलग मिल सकता है एटमा और मैट में, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा बहुत इन चारों में मिल सकता है, बट ओवरऑल सिलेबस एक जैसा है। आपको मैट कहां से पढ़े, एटमा कहां से पढ़े, ये भूल जाए। आप ये देखें कि भैया मुझे लैंग्वेज कंप्रिहेंशन की तैयारी कैसे करनी है, मुझे रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, मुझे मैथमेटिकल स्किल्स की तैयारी कैसे करनी है, मुझे डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी की तैयारी कैसे करनी है, ये चीजों पे ध्यान दें। आप ये मत ध्यान दें कि एटमा की पढ़ाई कैसे करूं, मैट की पढ़ाई कैसे करूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको देखना है कि मुझे इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। अब हम थोड़ा डीप में चले जाते हैं कि भैया वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता क्या क्या है। देखिए वर्बल एबिलिटी का यही, देखिए एक चीज आप ध्यान रखो कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इनमें क्या होता है कि आपकी स्किल्स चेक करी जाती हैं। इनका कोई एक डेफिनेट कोई कोई क्वेश्चन आंसर का एक बुक नहीं है कि आप उसमें से पढ़ेंगे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इनमें क्या है, इनमें बेसिकली टॉपिक्स दिए हैं। ग्रामर, ग्रामर तो बहुत बड़ा होता है, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम ग्रामर। तो आप ग्रामर की सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस आपके, ये सभी टॉपिक पे बेस्ड आपके वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, आपको उतना ही फायदा मिलने वाला है। तो लैंग्वेज स्किल्स पे फोकस करें, वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा फोकस करें, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन होगा उसको अच्छा निकाल पाएंगे। यहां पे क्या है, यहां पर लॉजिकल रीजनिंग है। अगेन यहां पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो अलग अलग तरह के बहुत सारे हो सकते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, लाइनर अरेंजमेंट, यही क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं आपको एनालिटिकल रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, कहीं आपको लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के सेक्शंस में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो लॉजिकल रीजनिंग में आपसे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट वी आर ट्राइंग कि अब आने वाले टाइम में आपको कुछ लॉजिकल रीजनिंग के लिए कुछ हेल्प भी की जाए, कुछ क्वेश्चन आंसर को भी हम यहाँ पर कुछ सेट्स तैयार करें जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सके इन सभी एंट्रेंस एग्जाम की। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, इन टॉपिक्स को आप देख लें और इन टॉपिक्स को आप जरूर दें। देखिए कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर ब्लड रिलेशन हो, इनमें से एक दो सवाल तो आपके हर एंट्रेंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इन्हीं में से बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। अब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो देखिए 10th के लेवल की मैथ होती है, 10th या 11th के लेवल की मैथ होती है। इससे ज्यादा हार्ड मैथ मैट में या एटमा में नहीं आती है। अगर आपके 10th 11th के लेवल के भी कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। ये सभी नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डिवीजन, डिविजिबिलिटी रूल्स, रिमाइंडर्स, ये सभी चीजें आपने 10th में भी पढ़ी है। अलजेब्रा भी 10th में पढ़ा है, अर्थमेटिक 10th में पढ़ा है, जियोमेट्री पढ़ा है, मॉडर्न मैथमेटिक्स भी है।
और उसके साथ साथ ज्योमेट्री भी पढ़ी है। यही सब सवाल होते हैं, टाइम एंड वर्क के सवाल हैं, उसके साथ साथ मेंसुरेशन के सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं। यही सवाल, यही क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। नंबर सिस्टम देखना चाहिए, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, और इन क्वेश्चन पे बेस्ड ही आपको सवाल करने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा इधर से उधर हर एग्जाम के लिए अलग अलग टॉपिक आपको देखने की जरूरत नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, टेबल्स दिए होते हैं, बार ग्राफ्स दिए होते हैं, उसके साथ साथ अलग अलग तरह के डायग्राम्स दिए होते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो टेबल्स हो गए, लाइन ग्राफ्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, मिक्स ग्राफ हो गया, कैस्लेट्स हो गया, मिसिंग डेटा हो गया, डेटा कंपैरिजन हो गया। इस तरह से आपको एक ग्राफ दिया होगा और उसमें में से आपको अपना क्या करना पड़ेगा, अपना बेसिकली आंसर ढूंढना पड़ेगा। मैट में, सीयूईटी पीजी में और एमएच सीईटी में इस तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एटमा में डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एक आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का भी क्वेश्चन एमएच एमबीए में मिल जाता है, ऑल्दो ये भी एक तरीके से सिमिलर ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या है, आपको कुछ ना कुछ जो फिगर्स में, इन फिगर्स में क्या मिसिंग है या इन फिगर्स में क्या डिफरेंस है, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, अब इसके बाद क्या आएगा, एक तरीके से ये लॉजिकल रीजनिंग ही होती है, बट आपको अलग तरीके से यहां पर दी होती है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, देखिए जनरल अवेयरनेस मेजरली आपको मैट के लिए फोकस करनी होती है। मैट में जनरल अवेयरनेस और बिजनेस इकोनॉमिक्स पे बेस्ड, बिजनेस न्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स, बिजनेस न्यूज, बैंकिंग, फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। स्पोर्ट्स, साइंस, बुक्स, ऑथर्स, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यही टॉपिक्स होते हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनको ही आप करंट अफेयर्स में पढ़ते रहें, धीरे धीरे ये चीज आपकी बहुत आसानी से ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर ये हमने पूरा आइडिया लगा लिया कि ऑलमोस्ट जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, इनका सिलेबस ऑलमोस्ट 90 to 95% एक जैसा होता है। आप टॉपिक को पकड़ें, आप एग्जाम के पीछे मत भागे। एग्जाम आपको क्या पकड़ना है, पैटर्न समझना है। मैट का पैटर्न कैसा होता है, एटमा का पैटर्न कैसा होता है, सीयूटी पीजी का पैटर्न कैसे होता है, ये चीजें आपको ज्यादा समझनी है। जबकि सिलेबस ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑलमोस्ट इन एंट्रेंस एग्जाम का एक ही होता है। तो अब आप ये इस चीज को लेके परेशान मत हो कि मुझे एटमा की तैयारी कहां से करनी है, मुझे मैट की तैयारी कहां से करनी है। हालांकि बहुत जल्दी कुछ टॉपिक्स पे हम लोग कुछ रीजनिंग को लेके कुछ टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, जिससे कि शायद आपको प्रैक्टिस थोड़ा आसानी से मिल जाए, प्रैक्टिस आप थोड़ा आसानी से कर पाए। वी विल नॉट क्लेम कि उस प्रैक्टिस से आपको 100% मैट में अच्छा स्कोर आ ही जाएगा, बट यस डेफिनेटली उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अल्टीमेटली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी उससे करके अपने मार्क्स भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो वील ट्राई इट डेफिनेटली। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो इस नंबर पे या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।